from Purnia, Bihar. Acha. So would you like to explain how you became involved with Ananda Marga? When I was a student of postgraduate class at Ranchi University, 3 students from BIT Misra, one Anand Kishore, Raghav ji, and Amar Kumar. Amar Kumar, after some time, became sannyasi. Amitanand Avadhut. He was founder of engineering college at Anandnagar, and he was principal of Anandnagar Institute of Technology. तो हम हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में। हाँ। तो वो उस समय मिश्रा में पढ़ रहे थे और मैं रांची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो वो सैटरडे संडे को मेरे पास आ जाते थे रांची, और फिर संडे के बाद वो लोग मिश्रा चले जाते थे। तो एक दिन He was doing postgraduate in Ranchi 1959. In 1959, and 3 students from BIT Mishra, Anand Kishore, Raghav ji, and Amal Kumar. जो बाद में अमितानंद अवधूत हुए. And Amal Kumar became a sannyasi afterwards. Amitanand Avadhut. He was founder of engineering college at Anandnagar. So he was the founder of engineering college in Anandnagar. तो एक दिन आनंद किशोर मेरे ही कमरे में एक दूसरे बेड पर सोए हुए थे। तो मेरी आदत थी कि जब मैं सोने लगता था तो 5 मिनट आंख बंद करके मैं ओम नमः शिवाय करता था और फिर सो जाता। So he was in the rooms with Mr. Anand Kishore, and he had the habit of reciting Om Namah Shivaya words before sleeping every day. तो आनंद किशोर ने मुझसे पूछा सुबह में कि आप कौन सा पूजा करते हैं, क्या मंत्र करते हैं। तो मैंने कहा कि बस ऐसे ही 5 मिनट हम कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने एक साधना सीखी है, आप भी सीखिएगा, बड़ी अच्छी साधना है। So Mr. Anand Kishore asked him that what kind of a puja do you do every day? I have learnt one kind of sadhana, so are you interested in that? तो मैंने कहा कि हाँ जरूर मैं सीखूंगा। तो उसी दिन वो तीनों मुझे लेकर चले गए। उस समय आचार्य क्षितिज जी रांची में थे, वन आचार्य क्षितिज जी, आचार्य अमूल रतन सारंगी जी और एक और आचार्य थे। वो 3 आचार्य उस समय रांची में थे। तो वे मुझे पहले आचार्य क्षितिज जी के पास ले गए। तो क्षितिज जी हालांकि हमारे पूर्णिया के ही थे, लेकिन उनसे मेरा परिचय नहीं था और आनंद मार्ग को मैं जानता भी नहीं, बाबा को भी नहीं जानता था। So he did not know Baba earlier. Mr. Anand Kishore took him to some of the acharyas, like Acharya Kshitiz ji, Acharya. Yeah, so he took him to Acharya Kshitiz ji first, because he was keenly interested to know what kind of puja or sadhana is being done. तो आचार्य क्षितिज जी से मेरा परिचय हुआ, बातचीत हुई और उन्होंने आनंद किशोर को कहा कि इनको आचार्य अमूल रतन सारंगी के पास ले जाइए। तो
अमूल्य रतन सारंगी वो बाद में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेंबर बने और उस समय वे रांची में ही वो सरकारी काम में थे। बाद में वे IAS बने। तो आनंद किशोर मुझे आचार्य सारंगी जी के पास ले आए और सारंगी जी से मिलकर मुझे भी खुशी हुई, उनको भी बड़ी खुशी हुई। So Mr. Kishore took him to Acharya Sarangi ji, and they were both very happy to meet each other. तो सारंगी जी ने मुझे आनंद मार्ग के विषय में, बाबा के विषय में एक हल्की सी जानकारी दी। बड़े खुश हुए कि हम आनंद मार्ग की साधना सीखना चाहते हैं। तो मेरी दीक्षा हो गई। दीक्षा लेने के 5 या 6 दिन के बाद उस समय दीक्षा लेने के बाद बड़े सहज ढंग से, बिल्कुल सहजता के साथ मैंने दीक्षा ली। मेरे मन में कोई जिज्ञासा भी नहीं थी, कोई क्वेरी नहीं थी मेरे मन में। आनंद मार्ग क्या है, बाबा कौन है, कोई जिज्ञासा नहीं और बड़ी सहजता से मैंने दीक्षा ली। He was not curious about Anand Marg. He just went and met the acharyas, and acharyas were very happy that he was interested to get the diksha for Anand Marg. And but he was not that curious about Anand Marg. He simply took the diksha and he came back. एक सप्ताह के बाद एक दिन सुबह आचार्य अमूल्य रतन सारंगी मेरे आवास पर आए और उन्होंने कहा कि चलिए चलिए बाबा आए हुए हैं, आप चलिए उनसे मिल लीजिए। After 1 week, Acharya Sarangi ji visited his home and he told him that Baba has come, so you should come and meet him. तो उनके साथ में चला गया। तो बाबा अपने कमरे में थे और मेरे आचार्य ने मुझसे कहा कि नाश्ते के वक्त जब मैं आपको कहूँगा तब आप कमरे के अंदर जाइएगा। और मुझे उन्होंने बताया कि बाबा को ऐसे साष्टांग प्रणाम कीजिएगा। प्रणाम करने की उन्होंने विधि बताई कि साष्टांग प्रणाम कीजिएगा। He took him to Baba and he instructed him to do Sashtang Pranam first whenever he meets in order to greet Baba. तो बाबा अपने पलंग पर बैठे हुए थे, नाश्ता का टेबल उनके सामने लगा हुआ था और बाबा के लिए नाश्ता आया। और फिर मैं बाहर में था उस समय, तो सारंगी जी ने मुझे इशारा किया और मैं कमरे के अंदर आया और बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। Sarangi ji took him to Baba. He went and he did Sashtang Pranam to Baba. Baba gave a very beautiful and mystical smile to him. और मैं बाबा ने मुझे इशारा किया और मैं वहाँ जमीन पर बैठ गया और बाबा ने खाते खाते अपनी थाली से एक कचौड़ी निकालकर ऐसे मेरे हाथ में दे दिया और कहा खाओ। So Baba, breakfast was served for Baba. So Baba was eating kachori. He gave a piece of kachori in his hands and he asked him also to eat. तो मैं वहीं बैठे बैठे कचौड़ी खाने लग गया और मुझे इतना ब्लिसफुल
एटमॉस्फेयर लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि लगता था कि मैं यहाँ से उठूँ ही नहीं, और बाबा भगवान हैं या नहीं यह मैं नहीं जानता था। So he started eating the kachoris, and he felt a very blissful experience during that, and he wanted to never get out of that experience or get away from that moment. तो मैंने कचौड़ी खाई, बाबा के पास बैठे रहे। उसके बाद बाबा ने मुझसे पूछा क्या पढ़ते हो, किस ईयर में हो, और भी कई तरह के सवाल मेरे बारे में बाबा ने पूछा, और मैंने सारी बातों का उत्तर दिया। करीब आधे घंटे तक मैं बाबा के पास बैठा रहा, बता दिया। So Baba asked him, what do you study, and what is your past educational experiences, and what do you do currently? So he sat down with Baba for around half an hour. बाबा को वहाँ से आनंद नगर जाना था। उस समय आनंद नगर में जमीन दी गई थी गढ़ जयपुर की रानी के द्वारा, तो वही इंस्पेक्शन करने के लिए बाबा को वहाँ जाना था। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद बाबा वहाँ से रवाना हो गए, और फिर मैं अपने आवास पर वहाँ से आ गया। So Baba had to leave for Anand Nagar. Anand Nagar's property was given by Jaipur's Rani, and so he had to leave after a moment. So they talked for a few like hours, and then they decided to leave. और उसी समय से बाबा के प्रति जो मेरा एक अनुराग था इतना डीप होता गया कि कभी कभी मैं अकेले में बैठे रहता था और केवल बाबा की ही चिंता करता था। और मैंने कभी यह नहीं सोचा कि बाबा भगवान है, किसी ने मुझे कहा भी नहीं था कि बाबा भगवान है। लेकिन बाबा की पर्सनैलिटी में कुछ इतना आकर्षण था, इतना प्यार था कि कोई भी उससे दूर नहीं भाग सकता। और मैं कई दिनों तक बस उन्हीं के चिंतन में लीन रहता था। So there was so much attraction and compassion in the personality of Baba that he used to continuously think about him, and he used to be continuously in thoughts of Baba and about his works. This was my first experience. बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं संक्षेप में कुछ बाबा की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। एक बड़ी इम्पोर्टेंट कहानी है, लेकिन वो लंबी कहानी है। बाबा 1970 में रांची में धर्म महाचक्र हुआ वैशाखी पूर्णिमा के अवसर पर, और उसमें सीबीआई वालों ने बहुत षड्यंत्र करने की कोशिश की, और यहीं से आनंद मार्ग के साथ इंडियन गवर्नमेंट का संघर्ष जो है वो शुरू हो गया। तो धर्म महाचक्र के बाद यहाँ काफ़ी मारपीट हुई, काफ़ी लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए। बाबा के खिलाफ बहुत बातें अखबारों में छपाई गई, और हमारे कुछ सन्यासियों को गिरफ्तार किया गया,
और उनमें से एक थे माधवानंद, जो बाद में अप्रूवर बनाए गए। बता दो इतनी बात है तो फिर। So during Vaishakhi Purnima, what happened that CBI intruded the puja that we have, and since then struggles with Indian government started for Anand Marg, and तो फिर बाबा यहाँ से पटना चले गए। रांची से बाबा को हम लोगों ने पटना शिफ्ट कर दिया, और इस बीच वो अपना तरह तरह का षड्यंत्र करते रहे। तो जिस बात को मैं अभी कह रहा हूँ वो इस घटना के बाद, डीएमसी के बाद जब बाबा पटना में थे, तो संयोगवश मैं भी पटना में ही था, और पूर्णिया से अपने घर से मैं पटना गया था, और शाम को मैं बाबा के दर्शन करने गया पाटलिपुत्र कॉलोनी। संयोग से बाबा की कृपा से मुझे बाबा के साथ फील्ड जाने का अवसर मिला, और फिर उसके जस्ट मॉर्निंग मुझे पटना से पूर्णिया आना था। तो बाबा के साथ फील्ड जाने का अवसर मिल गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम पूर्णिया जाने के पहले बाबा के साथ फील्ड जाने का एक अवसर मिल गया। बता दो। So there were several struggles done with through CBI and with the Indian government, and during DMC in Vaishakhi Purnima, many sannyasis were put into jail, and so that is why Baba was shifted from Ranchi to Patna. He was in Patna in those days, and he went to meet Baba. And during one of the field walks, he got the opportunity to go with Baba. So he was very happy that he got the opportunity to go for the field walks that Baba had the habit of doing. And then he had to return back to his Purnia home. तो बाबा के साथ मैं फील्ड वॉक के लिए गया, करीब लगभग मेरा ख्याल है कि 8:30 के आसपास में बाबा के साथ फील्ड वॉक में गया, और फील्ड वॉक से 1 घंटे में मैं वापस आ गया। और वापस आकर मैं सेंट्रल ऑफिस में बैठा था, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि कल सुबह मुझे पूर्णिया जाना है, और बाबा का फील्ड में जाने का अवसर मिल गया। इससे और तो बड़ी खुशी मेरे लिए हो नहीं सकती थी, और मन में बड़े की इच्छाएं हो रही थी कि जब मैं पूर्णिया जाऊंगा तो सब मार्गी आएंगे, पूछेंगे बाबा कैसे हैं, क्या क्या हुआ। तो इन सब बातों को सोच कर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, और सेंट्रल ऑफिस में बैठकर मैं आचार्य प्रणवानंद अवधूत, जो सेंट्रल ऑफिस के सेक्रेटरी थे, तो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था कि वे आ जाएं, उसके बाद में जाऊंगा। He was after the field walk, he was very happy with the experience, and he was thinking about visiting back Purnia and telling the stories of the field walk with Baba to each of the Margis who would be curious about. And he was sitting in the central office, and Dada Pranavanand was the office secretary at that time for the Ranchi central office. Anand Marg का secretary. Okay, so he was the central secretary of Anand Marg at that time. तो प्रणवानंद जी आए, करीब करीब उस समय रात के 10:30 बज रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाबा आपको बुला रहे हैं, आप बाबा आवास में जाइए। तो मैं और ज़्यादा खुश हो गया।
तो मैं वहाँ से बाबा आवास गया। तब तक बाबा अपना कपड़ा वपड़ा बदल के लुंगी पहने हुए थे और बनियान पहने हुए थे और एक लॉन चेयर पर बरामदे पर बाबा ऐसे आराम से बैठ गए थे। Dada came to him and he asked him that Baba is calling him in his avas, in his place of residing, where he used to stay. So he went to visit Baba, and Baba was in his general resting clothes, and he was sitting on a lounge chair, and he was in his thoughts at that time. बाबा के पास पहले से दो आदमी बैठे थे जिनको मैं नहीं जानता था। एक गृही थे और एक सन्यासी थे, और उन दोनों को मैंने पहली बार देखा, और उसके पहले भी मैंने कभी उनको नहीं देखा था, और उसके बाद भी मैंने उनको कभी नहीं देखा ऑर्गेनाइजेशन में, उन दोनों आदमियों को। तो जैसे ही मैं बाबा को साष्टांग प्रणाम करके बैठने जा रहा था कि बाबा ने दोनों हाथ से मुझे अपने आगोश में ले लिया और बोले, आओ आओ, अब मेरे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। Baba was in his thoughts, and he greeted Baba with a Sashtang Pranam, and Baba suddenly embraced him in his arms, saying that now all Brahma, Vishnu, Mahesh has come to me. उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो, मैंने बाबा नाम केवलम बहुत मेहनत से सिद्ध किया, यह महामंत्र है, और जो भी बाबा नाम केवलम का कीर्तन करेगा उसमें सारा कुछ मुक्ति मोक्ष जो कुछ भी है सब बाबा नाम केवलम में है। फिर बाबा कहते हैं कि बताओ तो, कहते हैं कि मैं इतनी तरह की साधना जानता हूँ, यह योग जानता हूँ, विशेष योग जानता हूँ, कपालिक योग जानता हूँ, और जो पढ़ा लिखा है ज्ञानी है उसके मन में हमेशा ये सब बातें आती रहती हैं कि मैं तो इतने तरह का योग और तंत्र की साधना ये सब जानता हूँ, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो तथाकथित मूर्ख है, क्या वे परम पुरुष के बेटे नहीं हैं? तो क्या परम पुरुष कभी भी जो ज्ञानी बेटे बेटी हैं और मूर्ख बेटे बेटी हैं, दोनों के लिए क्या दो तरह की बात सोचेंगे? तो नहीं, परम पुरुष के लिए दोनों, चाहे मूर्ख हो चाहे ज्ञानी हो, वो दोनों बराबर हैं। Baba told him that Baba Nam Kevalam is a Maha Mantra that he has given to his devotees, and Baba started saying that he knew all kinds of yoga and sadhanas. जो जानते हैं वो तो उनके मन में एक अहंकार होता है, ज्ञानी के मन में। So someone who is educated is very prideful that he knows these kinds of sadhanas and yogas, but someone who is not educated, then a person who is not educated, how will they come to know about all these information? So what do you think? Should I differentiate between the educated and the non-educated people? But for me, both of them are equal. तो सब कुछ बाबा नाम केवलम में ही है। और जानते हो, जो कहते हैं कि मैं इतने तरह का योग जानता हूँ, इतनी तरह की साधना जानता हूँ, विशेष योग जानता हूँ, कपालिक योग जानता हूँ, अरे यह सब कुछ नहीं है, यह कुछ नहीं है, यह तो उनकी अहंकार तृप्ति के लिए हम दे दिए हैं उन लोगों को। So Baba said that
all these yogas, the Kapalik yoga, the Vishesh yoga, this is nothing. Baba Nam Kevalam has everything in itself. I have just given these kinds of yogas, the Vishesh yoga and the Kapalik yoga, for the educated ones who are very prideful of their education. उसके बाद बाबा ने उस अपने बचपन की 2 कहानी सुनाई। बाबा ने कहा कि देखो, जब मैं 4 साल का था तो एक दिन की घटना है। बाबा बोले कि जब मैं 4 साल का था तो उस समय जमालपुर में पेड़े बड़े अच्छे मिलते थे, बहुत अच्छा पेड़ा मिलता था, और मैं अपने पेंट के पॉकेट में पेड़ा रखे रहता था और ऐसे लेटा भी रहता था या खेलते भी रहता था, तो पॉकेट से पेड़ा निकाल निकाल कर खाते रहता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपने कमरे में लेटा था और पेड़ा निकाल निकाल के खा रहा था। शाम का वक्त था, तो ऐसे लेटे लेटे मैं पेड़ा खा रहा था कि मेरी ही उम्र का एक लड़का मेरे सामने आया और उसने हाथ बढ़ा दिया कि मुझे भी पेड़ा दो। So when Baba was 4 years old, at that time he used to like a kind of sweet which is called peda in India, which is made of milk. So peda of Jamalpur he used to like a lot when he was 4 years old. So one day he was sitting and playing, and he had some pedas in his pocket. So he was eating and playing. So one child of the same age old came towards him and he asked him to give one of the pedas to him also. बाबा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं पेड़ा तुमको नहीं दूंगा। उसके बाद एक किशोर उम्र का लड़का आया, उसी तरह था, उसने भी मुझसे पेड़ा मांगा, उसको भी मैंने पेड़ा नहीं दिया। फिर एक युवा आया, उसने भी मुझसे पेड़ा मांगा, उसको भी मैंने पेड़ा नहीं दिया। फिर एक प्रौढ़ मेरे पास आया, उसने भी पेड़ा मांगा, उसको भी मैंने नहीं दिया। फिर एक वृद्ध बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और उसने भी हाथ बढ़ा दिया कि मुझे पेड़ा दो। तो मैंने कहा कि उन लोगों को उसको भी पेड़ा नहीं दिया तो तुमको भी पेड़ा नहीं देंगे। तब जानते हो क्या हुआ कि वो वृद्ध जो था वह मेरे ही शरीर में लुप्त हो गया। और एक बात कि ये 4 साल की उम्र से लेकर इस वृद्ध तक जो भी मेरे सामने आया वह सब मेरा ही प्रतिरूप था। He denied the peda to the 4-year-old and he went away. The next moment, an elderly person came and an adult person came. He also asked peda from Baba, but Baba denied that I will not give you peda. Furthermore, another elderly person came. He also asked peda to him, but Baba denied. He told to him also that I will not give you peda. So he went away. One more old aged person came and he also asked peda from Baba, but Baba denied. He told him that I will not give you peda. So that old aged person suddenly submerged into the body of Baba and he vanished away. So Baba afterwards realized that all those 4 forms were of him. तो बाबा पूछने लगे हमसे कि बताओ ये कैसे है, क्या है, इसकी मिस्ट्री क्या है। तो हमने कहा कि बाबा ये तो आप ही बता सकते। नहीं, तुम लोग पढ़े लिखे हो, सोचो ये कैसे हो सकता है, क्या है। तो फिर बाबा से पूछते रहे, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं,
पढ़े लिखे हो तुम लोग, सोचो क्या कारण है, कैसे हुआ, इसकी मिस्ट्री क्या है। और हम लोग लगातार पूछते ही रहे कि बाबा ने फिर एक दूसरी कहानी शुरू कर दी। और दूसरी कहानी में बाबा ने कहा कि देखो उसी समय की बात है, एक दिन हमारे घर के बगल में एक जंगल से लकड़ी काट के वो लाता था, लकड़हारा था और शहर में आके बेचता था, तो उसी से उसकी आजीविका चलती थी। तो शाम का वक्त था और वो लकड़ी लेके जंगल से आया, करीब करीब 7:30-8 बजे का वक्त है, और वो डर से कांपते हुए, हाँफते हुए मेरे पिताजी के पास आया और उसने उनसे कहा कि खोखा बाबू को मैंने अभी काली मंदिर के पास देखा है। और जब मैं उनके पास से दौड़ के गया, हमको आश्चर्य हुआ कि ये रात हो गई, काली मंदिर के पास से वो कैसे आ गए। और उस समय तो बहुत जंगल था जमालपुर पहाड़ पर, काली मंदिर के आसपास। तो मैं दौड़ के जैसे ही उनके पास जाता हूँ तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। तो फिर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे भय भी हुआ है, और मैं वहां से दौड़ते हुए आपके पास आया हूँ कि मैंने खोखा बाबू को अभी काली मंदिर के पास देखा। तो मेरे पिताजी भी बड़े घबरा गए कि काली मंदिर के पास अभी। दौड़ के, उस समय तो बिजली थी नहीं, वो मिट्टी का एक दिया जल रहा था, और मेरे पिताजी उस मिट्टी के दिए को हाथ में से लेके और जल्दी से कमरे में आए कि देखें कमरे में खोखा बाबू हैं कि नहीं है। तो वो थोड़ी रोशनी, थोड़ा अंधियारा, और घबराए हुए थे, ठीक से दिख भी नहीं रहा था उस घबराहट के चलते। तो वो बिस्तर पर टटोलने लगे कि हम हैं बिस्तर पर कि नहीं। और इसी में हुआ कि वो दीप जो था वो उनके हाथ से गिरा और मेरी जांघ पर आके गिर गया। तो बाबा ने से जांघ खोल के दिखाया, कहा कि देखो वो दिया से जो जांघ मेरा उस समय जल गया था, उसी का यह दाग है। After reciting the story, Baba asked him that you people are educated, so you must be knowing that why this happened to me. So I'm very curious about it. So can you tell me about these 4 forms that got submerged into me, and this happened to me? That why did that happen to me? So everybody was silent. Then Baba started reciting another story. So in Jamalpur, when Baba used to live, there was a Kali Pahadi. There is still a Kali Pahadi. There is one hill where we have a Kali Mandir, a very old ancient Kali Mandir. So that hill is known as Kali Pahadi. So there was a woodcutter, and he knew Baba's family. So that woodcutter, around 7 to 8 p.m., after getting his logs, he suddenly one day came rushing towards Baba's home, and he went to talk to Baba's father, saying that he saw Baba. He named Baba as Khokha Babu, one of his names in childhood. So he told Baba's father that I saw Khokha Babu on the Kali Pahadi at this time. So do you know about it? So Baba's father suddenly got startled, and he rushed towards Baba's room, finding him whether he is in his room or not. There used to be no electricity in those times. We used to have the mud diyas in order to get light in our homes. So that mud diya, Baba's father lit that mud diya, and then he went towards Baba's room, rushing to find him whether he's in his room or not. So Baba's father had this mud diya in one of his hands, and with another hand he started touching the bed if Baba was laying down there or not.
Suddenly, in the darkness, that mud diya fell from Baba's father's hands onto the legs of Baba. So, Baba showed that burnt injury at that time. That see, this kind of injury happened to my legs, and still now I have those scars on my legs. तो बाबा बड़े आनंद में थे और कहानी कहते थे, हम लोगों से पूछते थे कि बताओ इसका रहस्य क्या है, इसकी मिस्ट्री क्या है। हम लोग कुछ बता नहीं पाते थे और बार बार बाबा से कहते थे कि आप ही बताइए इसका क्या रहस्य है। तो नहीं, तुम लोग पढ़े लिखे हो, सोचो इस पर क्या हुआ। और फिर रात के 12 बजे इस बीच में बाबा के जो पुत्र थे गौतम, वो खाना खाने के लिए बाबा को बुलाने आया कि खाना लगा हुआ है। तो बाबा बोले कि चलो थोड़ी देर के बाद, अभी इन लोगों से गप कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद फिर खाएंगे। बाबा बड़े मौज में थे, बड़ी मस्ती। After reciting the story, Baba asked everyone that you people are educated, you should know like why this happened, and you should know the mystery behind it, you should know the reality behind it. So tell me, like why, how can it happen that the woodcutter saw me on the Kali Pahadi and suddenly I was found in my own room. So Baba was very happy reciting these stories. Suddenly Baba's son came into the room and asked him to come for the food. So Baba like went for the food then. करीब रात के 12 बजे मैं वहाँ से अपने घर आया और बहुत खुश था कि आज इतनी चीज हमको मिली कि कल जब मैं पूर्णिया जाऊंगा तो सारे मार्गियों को सुनाऊंगा। और यही सोच कर मुझे रात भर नींद नहीं आई। 6 बजे मॉर्निंग में ही मेरा बस था पटना से पूर्णिया के लिए, और यही सोच के मुझे नींद नहीं आ रही थी और खुशी में लगता था कि कब कितनी जल्दी मैं पूर्णिया पहुंचूं, सारे मार्गी आएंगे पूछेंगे और मैं उन लोगों को यह बताऊंगा। कि यही मेरी मनस्थिति थी कि लगभग 4 बजे भोर का समय था और मेरे पिताजी का जो सरकारी आवास था, तो फोन की घंटी 4 बजे बजी। तो मैंने सोचा कि वो तो सरकारी कोई दिल्ली से कॉल होगा, तो मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो 5 मिनट के बाद ही वो जो फोन एटेंडेंट था मेरे पास आया, कहा कि आपका ही फोन है। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ कि 4 बजे भोर को हमको कौन फोन करेगा यहाँ। तो फिर मैं दौड़कर फोन अटेंड करने गया, तो उधर से ऑफिस सेक्रेटरी, सेंट्रल ऑफिस सेक्रेटरी आचार्य प्रणवानंद अवधूत फोन पर थे और वो बोल रहे थे कि प्रद्युम्न जी, सीआरपीएफ वालों ने बाबा का चारों तरफ से घर घेर लिया है और बाबा को अभी तुरंत अरेस्ट करके रांची ले जाना चाहते हैं। So after the stories were complete, he went back to his father's government home in Patna around 12 a.m. and he had to take a bus back to his Purnia home around 6 a.m. So in the morning when he was fast asleep, a phone rang around 4 a.m. So he thought that the phone must be for his father. So he did not attend the call. Suddenly one of the workers came and told him that the phone call was for him. So he went to take the call. The call was from the Central Office Secretary. From the Central Office Secretary Pranavanand Avdut Dada. So he told him that Baba was CRPF people had come and they have arrested Baba
and घर घेर लिया। and they have surrounded the Baba's home and they want to take Baba to Ranchi. तो अभी दादा इतने तक रखते हैं कर दो। अब फिर दादा से भी उनको बात कर दी है, वो जानते हैं। Complete कर देते ना? हाँ? Complete नहीं कर। So like is it necessary to complete it now? It's up to him. Okay. हैं? आपके ऊपर है, अगर आपको अभी complete करना है तो। दादा से भी कुछ बात है। अच्छा। तो मैं सुन के ही अवाक हो गया। मेरा जैसे दिमाग शून्य हो गया कि क्या हो। अभी कुछ घंटे पहले बाबा के साथ में था, कितनी सारी बातें हुई, और अभी ये क्या सुन रहा। मेरा एकदम पूरा का पूरा दिमाग मेरा शून्य हो गया। तो मेरे पिताजी भी जग गए थे, तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तो मैं दौड़ के उनके पास गया और उनको मैंने कहा कि ऐसी सी बात है, बाबा के घर को सीआरपीएफ वालों ने घेर लिया है और वे बाबा को रांची वाले केस के संबंध में वो अरेस्ट करके रांची ले जाना चाहते हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि जाओ गाड़ी ले लो, जाके देखो। So he rushed to his father and he told him that such a story has happened that CRPF people have arrested Baba for some of the ongoing case of Ranchi and they want to take him to Ranchi. So what should I do? So his father instructed him to take his car and go visit him and see about and get to know about the matter. तो मैंने गाड़ी उठाई और पाटलिपुत्र कॉलोनी, वो रात भोर का धुंधलापन, एकदम चारों तरफ सन्नाटा, और इस समाचार ने तो लगा कि मेरे चारों तरफ एक भयानक दृश्य खड़ा कर दिया और मैं सोच ही नहीं सकता था कि क्या हो गया। जैसे ही मैं वहाँ गया तो वहाँ का दृश्य देखकर तो मैं और विचलित हो गया। न बाबा के कमरे के अंदर किसी को जाने दिया जा रहा था, न बाबा के कमरे से बाहर किसी को आने दिया जा रहा था। और अब मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। तो मुझे कुछ नहीं लगा। मेरे पिताजी के सरकारी आवास के बगल में ही मुख्यमंत्री का आवास था। उसमें भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे। मैं गाड़ी को वहीं से बैक किया और सीधे मुख्यमंत्री आवास पर हम आ गए। और चूंकि जो सिक्योरिटी वाले थे वो जानते थे, तो उनको लगा कि जैसे मेरे घर में कोई हादसा हो गया है। हमारी स्थिति को देखकर और जैसा मैं बेहाल था, तो सिक्योरिटी वालों को, चीफ मिनिस्टर के सिक्योरिटी वालों को लगा कि जैसे मेरे घर में कोई हादसा हो गया है। तो हम सीधे अंदर चले गए गाड़ी लेके, और मुख्यमंत्री का जो बेडरूम था, धक्का जोर जोर से हम मारने लगे, उठिए उठिए उठिए। अब सिक्योरिटी वाले भी परेशान कि क्या हो गया घर में। तो हम एकदम बेकार सा धक्का मारे जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी उठे, दरवाजा खोले, तो उनको भी लगा रहे क्या हुआ क्या हुआ। उनको भी लगा कि मेरे घर में कहीं कुछ हादसा हो गया। तो मैंने कहा कि मेरे बाबा को सीआरपीएफ वाले गिरफ्तार करके भी तुरंत रांची ले जाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, बिहार सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, ये सेंटर से हो रहा है। इंदिरा गांधी के आदेश पर ये हो रहा है, बिहार सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है और बिहार सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। बिहार पुलिस का भी कोई सहयोग नहीं है। तो मैं चीखते रहा कि कुछ कीजिए कुछ कीजिए। बोले कि बिहार सरकार क्या करेगी।
वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर ये हो रहा है, तो उसमें तो बिहार सरकार कुछ नहीं कर सकती है। He came back to his father's government office, and then there was the CM's home just beside his father's home. So he went straight towards the chief minister's home in order to meet him, and he went and like he was fast asleep, so he went and talked to him, that saying that my Baba has been arrested from the CRPF people, and they are taking him to Ranchi. So Chief Minister told him that there is no hands of the Bihar government in this. The central government has hands, and even the police, Bihar police is not involved in this. So Indira Gandhi is directly involved in this. So I cannot do anything. फिर मैं वहाँ से पाटलिपुत्र कॉलोनी गया। तब तक थोड़ा सा सवेरा भी हो गया था, काफ़ी मार्गी भी पहुँच गए थे, और उस समय शशि रंजन जी पटने में ही थे, वो MP थे, पार्लियामेंट में मेंबर थे, वे भी आ गए। तो और बाबा, वो एक हिंगुरानी था, DSP या इंस्पेक्टर था CBI का, वो जूता पहने हुए बाबा के कमरे में चला गया था। बाबा ने जोर से डांटा कि कमीना निकलो मेरे कमरे के अंदर से। वो भय से उछल के बाहर निकल गया हिंगुरानी। और इसके प्रोटेस्ट में कि जूता पहन के मेरे कमरे में CBI का अफसर आ गया, मैं इसके प्रोटेस्ट में हंगर स्ट्राइक करूंगा, और बाबा उपवास करते। So he, after visiting the chief minister, he went back to Patliputra colony, to Baba's home, to get the insight of the incident that was happening. And Baba, one of the CBI's officer, Hingu Rani, he entered Baba's room wearing the slippers, and so Baba was infuriated with this act of him, and Baba shouted at him to get out of his room. How dare he came into my room with his slippers on, and for this act of him, Baba got infuriated, and he told that he will go on a fast against this act. तो CBI वाले बाबा को तुरंत अरेस्ट करके और उनका अपना जो प्रिजनर्स वाहन था उसी में बाबा को बैठा के रांची ले जाना चाहते थे। तो शशि रंजन जी आ गए, फिर बातचीत होने लगी, और अंत में बहुत समझाने बुझाने के बाद वो लोग इस बात पर राजी हुए कि बाबा अपनी ही गाड़ी में बैठ के कोर्ट तक जाएंगे। बाबा पहले यहाँ पटना में कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का परमिशन मिलेगा, और उसके बाद काहे कि CBI वालों को तो कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा बाबा को। गिरफ्तार करके जब तक कोर्ट नहीं ले जाएगा तो वो तो बिल्कुल गैर कानूनी हो जाएगी। तो हम लोगों के तरफ से प्रोटेस्ट हुआ, कुछ वकील भी आ गए, और इस कारण CBI वालों को झुकना पड़ा, और उन लोगों ने यह तय किया कि ठीक है, बाबा अपनी गाड़ी में चलेंगे, और हम लोग 9:30 बजे यहाँ से SDO कोर्ट पटना जाएंगे, और फिर SDO के यहाँ SDO का जो ऑर्डर होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। So, member of the parliament Shashi Ranjan ji was also present there. The CBI officers wanted to take Baba into the prisoner's van to the Patna court, to the SDO's office, but everyone protested against it, that he will not go in the prisoner's van. Instead, he will go in his own car to the court. So they had to admit to it eventually, and then Baba went into his car to the SDO's office, to the Patna court. काफ़ी
संख्या में मार्गी लोग भी एकत्र हो गए थे और सीबीआई वालों पर इसका बड़ा दबाव पड़ा और वे इस दबाव के कारण हम लोगों की जो इच्छा थी उसको मानने के लिए मजबूर हुए कि बाबा को अपनी ही गाड़ी में बैठा के कोर्ट तक हम लोग ले जाएंगे। करीब 9:30 बजे बाबा अपने आवास से निकले और अपनी गाड़ी में बैठे। बाबा पिछली सीट पर एक तरफ शशिरंजन जी थे, बीच में बाबा थे और एक तरफ मैं बैठा था। तो एक तरफ शशिरंजन जी, एक तरफ मैं और बीच में बाबा को हम लोग बैठाकर वहाँ से कोर्ट के लिए चले। और दोनों तरफ मार्गी लोग खड़े रो रहे हैं सब लोग। बाबा को बड़ा बुरा लगा और बाबा ने डांट के मुझसे पूछा कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। तो अब तो भारत सरकार और पीआर सरकार की लड़ाई शुरू हो गई। So eventually they agreed to take Baba in his own car. So member of the parliament at that time, Shashi Ranjan ji, sat along with Baba, and he also sat along with Baba in his own car. And all of the Margis were crying, seeing Baba taken by the CRPF police. And Baba shouted angrily, saying that why is everybody crying? Nothing has happened. People should not cry for this. But eventually they went to. ये फाइट शुरू हो गया भारत सरकार पीआर सरकार के बीच। So Baba said that Baba quoted that now the fight has been started in between Bharat Sarkar and PR Sarkar. तो बाबा को लेके हम लोग एसडीओ कोर्ट में गए। तो एसडीओ ने कहा कि कहाँ है एफआईआर, कहाँ है वारंट, कहाँ है, और ये रांची का केस है और यहाँ पटना का केस है नहीं, इसीलिए इसमें मैं क्या सुनवाई कर सकता हूँ, इस पर तो मैं कोई ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ। तो हमारे वकील ने कोर्ट को प्रे किया कि तब आज तो बहुत देर हो गई और तब आप बाबा को यहीं एक दिन के लिए कम से कम बांकीपुर जेल में रिमांड दे दीजिए और कल फिर सवेरे हम लोग बाबा को लेकर रांची जाएंगे। तो एसडीओ ने एक दिन के लिए बांकीपुर जेल का रिमांड दे दिया और उसके बाद सीबीआई वालों की साजिश हुई कि बाबा को जनरल वार्ड में रखा जाए। तो फिर शशिरंजन जी ने हमसे कहा कि रे ऐसा ये लोग षड्यंत्र कर रहा है, बाबा को जनरल वार्ड में ही रख रहा है। अब कोई बात सुनता, जेल वाले को मिला लिया है सीबीआई वालों ने, क्योंकि सीबीआई वाले इतना दबाव जेल वालों पर दिया कि उनको अपने क्लच में ले लिया और वो जेल वालों से अपना मनचाहा काम करवाना चाहते थे। तो शशिरंजन जी ने मुझसे कहा कि जाओ एक बार अपने पिताजी से मिलो और कहो कि ऐसी ऐसी स्थिति है और बाबा को वो लोग जनरल वार्ड में रखना चाहते हैं। मैं वहाँ से तुरंत निकला, पिताजी के पास आया और उनको सारी कहानी मैंने बताया। तो पिताजी ने तुरंत टेलीफोन उठाया और बिहार के चीफ सेक्रेटरी को फोन किया कि ऐसे ऐसे मेरी सूचना में यह बात आई है। हालांकि बिहार सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व को देखकर उसके अनुरूप जेल में उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ठीक है सर, मैं तुरंत अभी देखता हूँ और आईजी पुलिस को मैं फ़ोन करता हूँ। फिर जेल के आईजी को चीफ सेक्रेटरी ने फ़ोन किया और ये आदेश दिया कि जेल में उनके अनुरूप उनकी व्यवस्था करो अलग से। और फिर एक सेल में उसको धो पोछ के बढ़िया से चौकी उकी दे के तब व्यवस्था की गई और बाबा को उस सेल में रखा गया। जेल में बाबा को आँख वाली बांग्लादेश की बीमारी चली थी उस समय, वो
आंख लाल पानी होता था। एक तो बाबा उपवास पर थे और ऊपर से ये आंख वाली समस्या आ गई। तो दूसरे दिन हम लोगों को रांची प्रस्थान करना था। तो हम लोगों ने पहले सीबीआई वालों को कन्विंस करने की कोशिश की कि बाबा को प्लेन से हम लोग ले जाएंगे रांची। तो सीबीआई वाले नहीं माने। फिर कहा कि ट्रेन से तब इजाज़त दीजिए कि एक फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट हम रिजर्व कर लेंगे, और बाबा चूँकि फास्टिंग पर भी हैं, आँख की बीमारी भी उनको हो गई है, तो उसमें ले चलेंगे। तो उस पर भी वो तैयार नहीं हुए कि नहीं, बाई रोड ही बाबा को हम लोग अपने संरक्षण में ले जाएंगे। तो हुआ कि उन लोगों ने परमिट किया कि आप अपनी गाड़ी जो है, अपनी गाड़ी में बाबा को बिठा के ले जा सकते हैं, और दोनों तरफ मेरा एस्कॉर्ट रहेगा, सीआरपीएफ के जवान दोनों तरफ रहेंगे, और हम लोग बाई रोड बाबा को ले चलेंगे। So when Baba was presented to the SDO's court in Patna, the SDO told that there is no warrant. So how did the arrest happen without the warrant? And this is the case of Ranchi, so we cannot deal it in Patna over here. So on the pressures of CBI, Baba was put in the Bankipur jail for 1 week. So the CBI people conspired with the jail officials, and they wanted to put Baba in the general ward. But like everyone requested the jail officials, saying that Baba should not be put into the general ward. But they did not agree to it. So he asked his father to intrude into this. So his father discussed it with the chief secretary. बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट, Chief Secretary of the Bihar government at that time. So the chief secretary eventually talked to the jail officials, and then Baba was put into another compartment, which was a better one as compared to separate. So he was put separate into the Bankipur jail. Another day, the next day, when they had to take Baba to Ranchi, the CBI people wanted to take him into the police van, but then everyone protested against it, saying that we want to take Baba through plane, but CBI officials did not agree to it. Then another request was that we will take Baba in the first class compartment of the railways, but then CBI officials did not agree to it. Finally, they agreed that Baba can go through his own car, but the CRPF people will escort it. दूसरे दिन हम लोग एक बिहार सरकार के टूरिस्ट डिपार्टमेंट की एक नई गाड़ी आई थी, उसको हम लोगों ने हायर किया। काफ़ी लंबी गाड़ी, बहुत कंफर्टेबल कार थी, और उसी ने पिछली सीट पर तकिया उकिया लगा दिया, और उसी में, और उस समय हम लोग वहाँ से, पटना से मैं, शशि रंजन जी और एक नवल जी, और एक शशि भूषण थे वो, और एक डाल्टनगंज के आचार्य जी थे, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, वो इंजीनियर साहब थे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, आचार्य थे, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। तो इतने लोग एक दूसरी गाड़ी में बाबा के साथ चलने के लिए रांची से तैयार हुए, और मेरी और आचार्य जी की ड्यूटी बाबा के साथ लगी कि बाबा बीमार हैं, बारी बारी से आप दोनों में से एक आदमी बाबा के पास रहेंगे, जो बाबा की सेवा भी करते रहेंगे। तो और आगे की सीट पर
एक सीबीआई के इंस्पेक्टर थे, सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर, और एक ड्राइवर, और पिछली सीट पर तो बाबा लेटे हुए थे, और हम दोनों में से, या तो मैं या फिर वो आचार्य जी, दोनों में से एक आदमी की ड्यूटी रहती थी कि बाबा के पास बैठे रहेंगे और बाबा की सेवा करते रहेंगे। और दूसरी गाड़ी में शशिरंजन जी, नवल, शशिभूषण, ये लोग थे। और एक और खाली गाड़ी हम लोगों ने रखी थी कि रास्ते में कहीं कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगी तो एक अतिरिक्त गाड़ी रहेगी। और आगे एक ट्रक सीआरपीएफ का और पीछे एक ट्रक सीआरपीएफ का भरा हुआ। और वहाँ से हम लोग चले। और संयोग ऐसा था कि सीआरपीएफ के जो इंस्पेक्टर थे उनके भाई, बड़े भाई आनंदवार जी थे, और आनंदवार के प्रति उनको बड़ी रिगार्ड था, बड़ी श्रद्धा थी। तो उन्होंने जो स्कोर्ट कर रहा था, स्कोर्ट पार्टी, वो दोनों को हिदायत दिया कि थोड़ा सा डिस्टेंस लेके तुम लोग चलो, आगे वाला का भी थोड़ा सा डिस्टेंस, पीछे वाला का भी थोड़ा सा डिस्टेंस, ताकि जब हम लोग वहाँ से चले तो लगता था कि किसी प्रिजनर को नहीं ले जाया जा रहा है, किसी वीआईपी की सवारी निकली। Journey from Patna to Ranchi, it was decided that there will be 3 cars. Since Baba was infected by conjunctivitis, he wanted to rest. So he laid down on the backseat of his own car, and he was instructed to stay with Baba in his own car if he needed any assistance. And one of the acharyas also was asked to stay in Baba's car. One more car was arranged, which would be empty in a case if the car fails to work, then we would take that car instead of that. And CRPF officials were asked to escort the car through a distance, so that it wouldn't look like we are taking a prisoner, it would look like we are taking a VIP. उसके बाद हम लोग रात को पहुँचे करीब 11 बजे रांची। तो हम लोग सीधे जेल गए, और रात को 11 बजे और कहाँ जाते। जो हमारे साथ इंस्पेक्टर थे सीआरपीएफ के, तो उन्होंने कहा कि अब तो जेल। तब तक जेल जब हम लोग गए तो हमारे वकील लोग रामतनु जी वहाँ पहुँच गए थे, और डॉक्टर रमेश भी वहीं जेल गेट पर थे। भुक्ति प्रधान हमारे साले थे अरविंद जी, वो वहाँ थे। 1-2 और वकील थे वहीं जेल गेट पर थे, सब लोग इंतजार कर रहे थे। तो जब जेल गेट पर हम लोग पहुँचे तो जेल सुपरिटेंडेंट ने इंस्पेक्टर साहब से रिमांड मांगा जेल का। तो इनके पास कोई रिमांड नहीं था, कोई कागज़ नहीं था, ना कोई एफआईआर, नहीं कोई रिमांड मजिस्ट्रेट का। तो उन्होंने जेल के अंदर लेने से इनकार कर दिया कि जब तक मजिस्ट्रेट का रिमांड नहीं हुआ तो हम जेल के अंदर इनको नहीं ले सकते हैं। तो एक परेशानी खड़ी हो गई, और सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर बेचारे और परेशान हो गए कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम लोग अभी एसडीओ के घर पर चलेंगे। तो हम लोग वहाँ से एसडीओ के घर पर आ गए, रांची सदर एसडीओ के घर पर। तो जब उनके घर पर आए तो वहाँ जानकारी मिली कि एसडीओ साहब वो सेकेंड शो सिनेमा देखने के लिए चले गए, उस सिनेमा हॉल में। तो इंस्पेक्टर जो थे उन्होंने फ़ोन किया सिनेमा हॉल के मैनेजर को कि जल्दी फ़ोन पर एसडीओ साहब को बुलाओ। तो एसडीओ साहब फ़ोन पर आए और सारी बात बताई कि हम लोग पटना से पीआर सरकार को लाए हैं,
और वो जेल में उनको नहीं लिया गया और उनको मजिस्ट्रेट का रिमांड चाहिए। अब एसडीओ साहब आश्चर्यचकित हो गए कि उनको इस सब बात की कोई जानकारी नहीं। वो दौड़े 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 वो सिनेमा हॉल से अपने आवास पर आए। They reached to the Ranchi jail around 7 to 8 p.m. and the jail officials 7 PM नहीं, 11 बजे। 11 p.m. around 11 p.m. and the jail officials demanded the remand of magistrate from the CRPF officials, but the superintendent police officer did not have it. So they decided to visit the SDO of Ranchi at that time. So when they called the SDO of Ranchi at that time in order to intrude into this affair, they got to know that he was in the cinema hall watching a show. So they called the general manager of the cinema hall asking to call the SDO back into his house. to his house so that he could get involved into the affairs. So he got startled and surprised that he did not have any idea that such kind of an affair had happened, and he rushed back to his. उसके बाद एसडीओ साहब दौड़े आए और वो तो अवाक थे, उनको कोई सूचना नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। और हुआ क्या, इस मैटर पर रांची पुलिस वाले को सीबीआई वालों ने मिला लिया था और मजिस्ट्रेसी को सीबीआई वाले नहीं मिला सके। मजिस्ट्रेसी ने विरोध कर दिया कि हम सीबीआई के कहने पर केवल कुछ नहीं कर सकते। तो रांची में सीबीआई, मजिस्ट्रेसी और पुलिस में इस मामले को लेकर विरोध हो गया। तो एसडीओ साहब आए और उन्होंने कहा कि हम अभी यहीं पर कोर्ट करेंगे और अभी यहीं सुनवाई करेंगे। अब रात 12 बजे कोर्ट हो रहा है एसडीओ के घर पर। तो इंस्पेक्टर, उन्होंने पहले कोतवाली फ़ोन किया, रांची कोतवाली फ़ोन किया एसडीओ ने कि पीआर सरकार के अगेंस्ट में जो एफआईआर है और पेपर जो भी है वो लेके अभी आप तुरंत आइए, हम यहाँ कोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फोन पर फोन ही करते रहे, कोतवाली ने कोई फोन उठाता ही नहीं था। उसके बाद तंग आकर फिर अपने पेशकार को एसडीओ ने फोन किया, तो पेशकार को सीबीआई वालों ने मिला लिया था, कुछ पैसा सब दिया था। तो पेशकार ने कहा कि अभी रात का वक्त है, अब कहाँ है पेपर, नहीं है, दिया है कि नहीं दिया है हमको याद नहीं है। सो अब सवेरे उसको खोजेंगे, सवेरे मिलेगा। तो उसने कहा कि नहीं, अभी तुम तुरंत आओ, जो भी एफआईआर की कॉपी यदि है हमारे ऑफिस में तो उसको कि तुम अभी तुरंत आओ। तो वो भी साला चुप होके बैठ गया। तो खींच के हमारे जो सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर थे, इनको एसडीओ साहब ने कहा कि आप जाइए और यदि मेरा पेशकार नहीं आवे तो उसको गिरफ्तार करके आप ले आइए। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि आप हमको गिरफ्तारी का वारंट दे दीजिए लिख के उन्होंने दे दिया कि यदि वो अपने मन से नहीं आवे तो आप उसको अरेस्ट करके ले आइए। और इंस्पेक्टर साहब गए उसके घर पर और वारंट दिखाया, कहा कि तुम जो पेपर है लेके चलो, नहीं तो हम तुमको अरेस्ट करके ले जाएंगे। पेशकार बेचारा उसी समय ऑफिस गया, एफआईआर की जो कॉपी थी वो लेके वो रात में एसडीओ के घर पर पहुंचा, एफआईआर को देखा तो उसमें पीआर सरकार का कहीं नाम ही नहीं है एफआईआर में। उसके बाद एसडीओ ने तुरंत ऑर्डर लिखा कि हम अभी इंटरिम बेल ग्रांट करते हैं, आप इनको ले जाइए और कल कोर्ट में इसकी हम पूरी सुनवाई करेंगे। उसके बाद बाबा को हम लोग वहाँ से लेके डोरंडा में वो डॉक्टर
वो थे रीजनल डायरेक्टर थे हेल्थ सर्विसेज के, मार्गी थे, अच्छे मार्गी थे, उनके घर पर ले गए, वहीं बाबा रात में ठहरे। उसके बाद दूसरे दिन बाबा के मुकदमे की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट में होनी थी, और हम लोगों ने एसडीओ साहब को, श्री आर.एन. त्रिपाठी एसडीओ थे उस समय रांची के, और बड़े हम्बल आदमी थे, बड़े मिलनसार और बड़े सिंपल और बड़े अच्छे आदमी थे। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि बाबा को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने के संबंध में थोड़ा सा ख्याल रखिए कि बाबा कोर्ट में सशरीर उपस्थित नहीं हो। तो उन्होंने इसको मान लिया। उन्होंने कहा कि कहीं दूसरे जगह पर बाबा को रखिए, बाबा को हम कोर्ट में नहीं बुलाएंगे। और एक बगल में ही एनसीडीसी का रेस्ट हाउस था, तो वहीं पर एनसीडीसी का रेस्ट हाउस लेके और वहीं पर बाबा को रखे थे, और फिर यहाँ कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। और उस दिन रांची का जो कोर्ट कैंपस था, तिल रखने की जगह नहीं थी, तिल रखने की जगह नहीं, हजारों हजार आदमी। और हमको आश्चर्य तब हुआ जब पुराना बूढ़ा बूढ़ा सन्यासी सब, जिसका बाल जटा जूठ दाढ़ी है ऐसे करके है, वो लाठी जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो सब ऐसे लिए हुए यहाँ वहाँ जगह जगह। हमको लगा कि ये क्या, कहाँ से ये दृश्य देख रहे हैं, इसमें एकदम तिल रखने की जगह नहीं है, और ऐसे में ये बूढ़ा बूढ़ा सन्यासी कहाँ से। कभी तक मेरे मन में आया कि पता नहीं, अब उनकी लीला को देखने के लिए गंधर्व देवता सब आए होंगे। तो सुनवाई शुरू हुई, और फिर एसडीओ ने बाबा को बेल दे दिया, इस कंडीशन पर कि बिना कोर्ट का परमिशन लिए हुए बाबा रांची नहीं छोड़ेंगे। So the SDO was irritated that it was so late, and he demanded he demanded the warrant, the arrest warrant, which was for the Baba's arrest, but they could not provide it. The CRPF officials then were conspiring with the Ranchi magistracy, and they put pressure on the SDO to put Baba into jail. So the SDO then called his office assistant to get the FIR's copy for the arrest that had happened. The office assistant denied to do that. Then the SDO put an FIR for the office against the office assistant if he does not present the FIR copy. So late night, the office assistant was brought back with an FIR copy to the SDO. And when they searched through the FIR copy, they could not find any FIR or any arrest warrant against Baba. So they then decided to stop the discussions that were happening late night, and then SDO asked to do this the next day in Ranchi Civil Court. The next day in Ranchi Civil Court, thousands and thousands of Margis had come, and everyone had requested that Baba will not be present in the civil court. Instead, he will be kept somewhere else, and the case would happen. So there was a NCDC residency nearby, so Baba was kept over there, and then he went to the Ranchi Civil Court, and all the thousands and thousands of Margis were present there. So everyone was surprised that how come so many people had come into the Ranchi Civil Court. There was not even a place to keep the foot in that court. It was full of people. बाबा की जमानत हो गई,
विच कंडीशन कि रांची छोड़ के बिना कोर्ट के परमिशन के रांची नहीं छोड़ेंगे। बाबा को फिर हम लोग ले गए आवास पर डोरंडा, और उसी दिन वहाँ के जो डीसी थे वो मेरे परिचित थे। आईसी कुमार नाम था, ईश्वर चंद्र कुमार, तत्कालीन डीसी। वो मेरे बड़े करीबी थे और उनके यहाँ आना जाना था, तो मैं उनके यहाँ गया। और संजोग से रांची के जो सीनियर एसपी थे, बद्री नारायण सिन्हा, उस समय सीनियर एसपी थे, तो वे भी मेरे बड़े क्लोज थे, बहुत क्लोज। और मेरे पिताजी के वो एक तरह से शिष्य की तरह थे और बड़े उनको रिगार्ड करते थे, और थोड़ा सा कवि और लेखक किस्म के थे। तो और उस समय एडीसी थे श्री राम सिंह आर सिंह, वो मेरे रिलेशन में होते थे। तो श्री राम सिंह आर सिंह ने मुझे कहा कि देखो इस बात को लेकर यहाँ मजिस्ट्रेसी और पुलिस में डिफरेंस हो गया है, और पुलिस मजिस्ट्रेसी को हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि आप इसमें मदद कीजिए, लेकिन मजिस्ट्रेसी कन्विंस नहीं हो रही है। सीबीआई वालों ने रांची पुलिस को खरीद लिया है, क्योंकि सीबीआई वालों में तो पुलिस के ही लोग होते हैं, आईपीएस से या जो सामान्य पुलिस वर्ग के लोग होते हैं उसी की नियुक्ति सीबीआई में भी होती है। तो सभी लोग तो लगभग एक ही हैं, तो इसीलिए पुलिस को सीबीआई को कन्विंस करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मजिस्ट्रेसी को वे कन्विंस नहीं कर पाए। तो हम आईसी कुमार के यहाँ गए, जो तत्कालीन डीसी थे रांची के, और उन्होंने हमको सारी बात समझाई और यह भी कहा कि शाम को मेरे घर पर रांची के सीनियर एसपी बद्री नारायण सिन्हा भी आएंगे, और आप बगल के कमरे में बैठे रहिएगा और सुनिएगा कि देखिए किस तरह से वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बोले कि नहीं ठीक है, हम शाम को छिप के आपके घर में रहेंगे। तो इस बीच डीसी से बात करके हम चले गए, चूँकि परिचित थे एसएसपी भी वहाँ के बद्री नारायण सिन्हा। तो मेरे मन में हुआ कि उनसे कहें कि भाई रांची पुलिस क्यों बाबा के पीछे लगी हुई है। तो यह सोच के मैं उनके घर पर गया। तो परिचित तो थे ही, बड़े आदर से मुझे बैठाया और अपनी पत्नी से भी बोला दे चाय लाओ, प्रद्युम्न जी आए हैं, चाय लाओ। तो मैं बैठ गया। उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे कि हाल चाल पूछा, फिर पूछे कि कैसे आना हुआ। तो मैंने कहा कि रांची पुलिस क्यों मेरे बाबा के पीछे पड़ी और मैं इसीलिए आया। मेरा इतना कहना था कि उनका चेहरा टमटमा गया और ऐसे कुर्सी पर से उठ के खड़े हो गए, मैं आपके बाबा को जेल के अंदर में करके रहूंगा। अब उनका इतना कहना था कि मेरा सर से पैर तक में ऐसा लहरा गया और थर गुस्से से मैं करने लगा। और मैंने कहा कि मैं बद्री बाबू आपको चुनौती देता हूँ कि यह समय तय करेगा कि कौन जेल के अंदर रहता है, और मैं जा रहा हूँ। यह कह के मैं वहां से उनके घर से चला गया। मेरा मूड तो एकदम क्रोध से छटपट, और उनसे जो यह बात हुई के बाद फिर हम शाम को डीसी के घर पर गए भी नहीं कि तो उसको देख ही चुके थे। उसके बाद फिर हम वही डोरंडा चले गए। 3 दिन से पटना से जो हम आए बस एक ही कपड़े में थे, एक ही उस समय फुल पैंट और बुशर्ट पहनते थे, तो एक ही कपड़े में थे। अब एक कपड़े में नहाना न गमछा न कुछ, और इसका भान भी नहीं रहता था कि कब नहावें कब खाएं, उसी में पूरी तरह से व्यस्त रहते थे। तो अब मेरे मन में होने लगा कि बाबा की जमानत हो गई और मैं क्या करूं। बाबा से पूछ नहीं सकता था,
तो मेरे मन में हो रहा था कि मैं क्या करूं, मैं रांची रहूं या फिर पटना जाऊं। He went to the senior superintendent of police Badrinath ji's home, saying that he was very furious and he wanted to know that why is this police CBI police is getting mixed with the Ranchi police. So he wanted to know. So he went to he knew the SSP at that time. So he went to his house and in order to know that why is this happening. So the SSP, when he went, the SSP recognized him, saying that Pradyuman ji has come. So he instructed his wife to give tea, to serve tea to him. And then when he started talking to the SSP, saying that why Baba is being put into jail, he had a very different reaction to it. He reacted saying that I will put your Baba into jail. So he started fighting with him, saying that I will challenge you and let's see whether who goes into jail. If my Baba goes into jail or not, I challenge you this, that I will not let this happen to him. उसके बाद मैं फिर वहाँ आ गया और मेरे मन में हुआ कि अब बाबा की जमानत हो गई और 4-5 दिन से मैं एक ही कपड़े में न नहाना हो पाता था, कब खाए नहीं खाए कोई रहता नहीं था, नहाए भी नहीं थे। तो मेरे मन में होने लगा कि अब हम क्या करें, जमानत हो गई बाबा की, तो अब मैं रांची रहूं या जाऊं। मेरे मन में कोई मैं जजमेंट नहीं ले पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अब बाबा से मैं पूछ भी नहीं सकता था। तो बाबा अपने कमरे में थे, तो मैं ऐसे ही कमरे में गया तो बाबा को साष्टांग प्रणाम जैसे किया, तो बाबा ने अपने मुझ से पूछा कि क्या तुम जाना चाह रहे हो? तो मैं कुछ बोला नहीं। तो बाबा बोले कि हाँ तो जा सकते हो, बेल हो गया, जमानत हो गई और मैं भी बहुत जल्दी पटना आ जाऊंगा और तुम जाना और सबसे पहले पाटलिपुत्र कॉलोनी जाके माँ को सारा समाचार बता देना, उमा सरकार को, और उनको कह देना कि बाबा बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, कोई तकलीफ बाबा को नहीं है, जमानत हो गई है और जल्दी ही बाबा पटना आ जाएंगे। तो पटना पहुंच के वहाँ जाके माँ को तुम आश्वस्त करके तब जाना। तो फिर हमको तो परमिशन मिल गया। तो फिर अब बाबा को साष्टांग प्रणाम किए और वहाँ से फिर चलने लगे। तो जैसे ही हम दरवाजे के पास गए कि बाबा ने फिर मुझे बुलाया कि प्रद्युम्न यहाँ आओ। फिर मैं गया बाबा के पास। तो बाबा हमको कहते हैं बड़े गंभीर स्वर में कि देखो, साधु के सामने सर झुकाना और शैतान के सर पर प्रहार करना, जाओ। फिर साष्टांग प्रणाम किया, वहां से आ गए। शाम के बस से पटना आए। पटना में जैसे उतरे हम सीधे पाटलिपुत्र कॉलोनी गए और जैसे ही मार्ग माता को मालूम हुआ कि प्रद्युम्न रांची से आया, वो तो रोते रोते उनका हाल बेहाल था, आंखें सूजी हुई, एकदम रो रही हैं। हम गए, उस समय उनको भी साष्टांग प्रणाम किया जाता था। तो साष्टांग प्रणाम किए और उनको हमने कन्विंस करने की कोशिश की कि बाबा बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा तुम्हारे बाबा के मोहन, तो केवल बंगला ही बोलती थी, तुम्हारे बाबा के मोहन, तुम्हारे बाबा के मोहन। हमने उनको कन्विंस किया कि नहीं, बाबा बहुत अच्छे हैं और जल्दी ही बाबा पटना आएंगे। और फिर करीब 1 घंटा 1.5 घंटा उनके पास हम रहे और फिर जब हम निकलने लगे तब टेलीफोन आया कि बाबा 3 बजे प्लेन से पटना आ रहे हैं। और फिर तो
इस कहानी को मैं अब यही एंड करता हूँ. So 3 days had passed since the affairs, and he had not rested. He had not eaten well. He had not taken a bath. He was in one clothes, rushing for the affairs. So he wanted to go back to Patna. So he decided to visit Baba's room, and he went to Baba. And he did sashtang, he greeted Baba doing sashtang pranam, and Baba himself asked him that do you want to leave now? So if you want to leave, then you can go. Just go back to Patna and go to Ma and tell her, go to the mother, and just inform her that Baba is in best of his health and he will return soon because the bail has been granted, and she should not worry about anything, and she should be relieved of the stress that is ongoing. So he left Ranchi, and he मैंने फिर दरवाजे से बाबा बुला लिए शैतान के सर पे. So when he was about to leave the room of Baba, Baba quoted that बुलाए बाबा. Baba called him, and Baba told him that you should bow your heads for the saint and attack someone who has devil qualities. So, and then Baba said to him this much, and then he greeted Baba, and then he left. So he went back to Patna, and then he met Mother Uma Sarkar, and she was crying, and she was very stressed about the affair, and she was asking if saying that is your Baba okay, and is he doing well? So he talked to mother, and he told her that Baba is in best of his health. He is fine, and he has been granted the bail, and he will be coming back soon to Patna. So around that day itself, हाँ, तो 1.5 घंटे के बाद हम उनके घर से निकले. after 1.5 hours, he left mother's house, and then he received a phone call saying that the next day Baba will be reaching Patna through plane. Thank you very much.